तेज जी और 12 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं फरवा वहीद और मैं हूं अबू ज़ुर मौज़म। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे नवाज शरीफ ने नैब कवानीन में तब्दीली की मुखालफत कर दी है। सहाफियों से उन्होंने गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि नैब का कानून जैसा है वैसा ही रहे, हम तो भुगत चुके, अब बाकियों को भी भुगतना चाहिए। मेरे दौरे हुकूमत में मुझसे पूछे बगैर डॉलर 10 पैसे भी ऊपर नहीं जाता था। अगर ये कहते हैं हमने डॉलर को मसनूई तरीके से बरकरार रखा तो ये भी रख के देख लें, वो मसनूई तरीका है क्या। उन्होंने कहा कि मईशत यू टर्न लेने से नहीं बल्कि सच बोलने और मेहनत करने से मुस्तहकम होती है। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे एहतशाम कयानी से। एहतशाम कयानी बताएगा मजीद क्या कहा साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने गैर रस्मी गुफ्तगू में। देखें, मियां नवाज शरीफ ने आज काफी देर तक साथियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की है। उसमें उन्होंने ये कहा है कि डॉलर की कीमत बढ़ती है और वज़ीर आज़म को पता नहीं चलता। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता था मेरे दौर में कि अगर डॉलर की कीमत 10 पैसे तक भी बढ़े और मुझे मालूम ना हो, मुझसे पूछे बगैर कीमत नहीं बढ़ाई जा सकती थी। ये उन्होंने कहा है। अब डॉलर की कीमत बढ़ जाती है, रुपए की कदर मुसलसल घटती जा रही है, स्टॉक मार्केट में बुरे हालात चल रहे हैं, लेकिन इस हवाले से वज़ीर आज़म को मालूम तक नहीं होता। उन्होंने कहा कि हमने स्टॉक एक्सचेंज को 19,000 की वो कम तरीन शरह से उठाया और उसे 53,000 तक 3 गुना तक लेकर गए और हमारे दौर में बेहतरी हुई, मुल्क काफी अच्छे हालात में आया। उन्होंने ये भी कहा कि दहशतगर्दी को हमने खत्म किया, मुल्क में अमन किया और CNG के लिए जो 2-2 किलोमीटर की लाइनें लगी होती थी उनको भी हमने खत्म किया और ये सारा बुरहान मियां नवाज शरीफ के दौर में ही हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि नैब का कानून काला कानून है और ये मुशर्रफ दौर में ये बनाया गया था और इसे हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया गया। आज उन्होंने इस पर अपना बयान तब्दील किया है। उन्होंने कहा है कि नैब का जो कानून है इस काले कानून को इसी तरह रहना चाहिए, क्योंकि हम तो इस कानून को भुगत चुके हैं, अब जो बाकी आने वाले हैं वो भी इसको भुगते हैं। मियां नवाज शरीफ ने ये भी कहा है कि वो उनके साथ जो सब कुछ हो रहा है वो इसके मुस्तहिक नहीं थे और ये डिजर्व नहीं करते थे कि उनके साथ ये सब कुछ हो। उन्होंने जज्बाती अंदाज में ये कहा है कि वो भी इंसान हैं, वो भी समझ रखते हैं, वो भी सोचते हैं और वो भी महसूस करते हैं। ये तमाम चीजें जो उनके साथ हो रही हैं, उन्होंने मुल्क को एटमी ताकत बनाया, लेकिन उनको इस तरह के सिलेक्टिव किस्म के एहतसाब में फंसा दिया गया। मियां शहबाज शरीफ के हवाले से उन्होंने कहा कि मैं गवाह हूँ, शहबाज शरीफ ने कौम का पैसा बचाया और अपनी दिन रात मेहनत करके बीमार हालत में उन्होंने मुल्क के लिए शब रोज एक किए, लेकिन उनके साथ क्या हो रहा है, 2-2.5 महीने हो चुके हैं, लेकिन शहबाज शरीफ के खिलाफ कुछ भी ना निकलने के बावजूद उनके साथ ये अमल बरकरार रखा जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने मुल्क को एटमी ताकत बनाया और मुल्क से बिजली का बोरान खत्म किया। ये तमाम तर गुफ्तगू उनकी जानिब से की गई और उन्होंने ये भी कहा कि मुशर्रफ के खिलाफ हुकूमत की जानिब से एहतसाब नहीं किया जा रहा, हालांकि मुशर्रफ का एहतसाब भी होना चाहिए। एहतसाब जब करना है तो उसको एहतसाब के तौर पर लेकर आगे चलना चाहिए। ये तमाम चीजें मियां नवाज शरीफ की जानिब से कही गई हैं। आज जो एहतसाब अदालत की कार्रवाई है वो अब जारी है। मियां नवाज शरीफ को जाने की इजाजत दे दी गई है। आज की जो कार्रवाई है उसमें ख्वाजा हारिस अपने हतमी दलाइल जारी रखे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में ख्वाजा हारिस है क्योंकि एहतसाब अदालत को जो मुद्दत दी गई थी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वो मुकम्मल हो चुकी है और आज खत लिखा गया था एहतसाब अदालत की जानिब से जिसको समाअत के लिए मुकर्रर किया गया और ख्वाजा हारिस सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में उस पर समाअत हुई और आज मजीद वक्त मिला है। ख्वाजा हारिस जब एहतसाब अदालत दोबारा पहुंचे तो उन्होंने जज अरशद मलिक को ये बताया कि 24 दिसंबर तक का वक्त मिला है और वो 17 दिसंबर तक अपने दलाइल दोनों रेफरेंसेस में मुकम्मल करेंगे, लेकिन अदालत की जानिब से ये कहा गया कि ये वक्त ज्यादा हो जाएगा, उसके बाद मुझे भी वक्त चाहिए। जज अरशद मलिक की जानिब से कहा गया आप इसको थोड़ा कम कर लें, थोड़ा वक्त प्रोसिक्यूशन को दे देंगे और उसके बाद इसको निपटा कर जो बाकी वक्त है वो अदालत अपने पास रखेगी और दोनों रेफरेंसेस पर ट्रायल मुकम्मल होने पर जो फैसला लिखा जाएगा उसमें भी कुछ वक्त लगेगा और 24 को फैसला सुनाया जाना है। तो अभी ख्वाजा हारिस के अपनी दलाइल जारी हैं। जी बहुत शुक्रिया एहतशाम करानी इस पर अपडेट करने के लिए। और नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस में 8वीं बार मोहलत मिल चुकी है। नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंस में अदालत ने 24 दिसंबर तक ट्रायल मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया है। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने 10 रोज की मोहलत मांगी थी। बात करेंगे अमानत गशकोरी से। अमानत बताएगा एक बार फिर मोहलत मिल गई।
जी बिल्कुल, एहतसाब अदालत की जानिब से 8वीं बार सुप्रीम कोर्ट को ये ख़त लिखा गया था कि अल अज़ीज़ी और फ्लैगशिप रेफरेंसेस में की मुद्दत जो है उनमें तोसी चाहिए, उनको ट्रायल मुकम्मल नहीं हो सकता। और चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने एहतसाब अदालत की तोसी की दरख्वास्त पर समाअत की है और अदालत ने 24 दिसंबर तक एहतसाब अदालत को अल अज़ीज़ी और फ्लैगशिप रेफरेंसेस का ट्रायल मुकम्मल करके 24 दिसंबर तक फैसला सुनाने का हुक्म दिया है। और ख्वाजा हारिस जो नवाज शरीफ के वकील हैं उनको 17 दिसंबर को शाम 4 बजे तक सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मोहलत दी गई है कि वो 17 दिसंबर शाम 4 बजे तक अपने बहस को मुकम्मल कर लें, जिसके बाद एहतसाब अदालत 4 दिन बाद यानी 24 दिसंबर को इस केस जो रेफरेंसेस हैं उनका फैसला सुनाए। केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस और ख्वाजा हारिस जो कि नवाज शरीफ के वकील हैं उनके दरमियान गर्मा गर्म बहस भी हुई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने केस की समाअत के आगाज़ में ही कहा कि ख्वाजा साहब आप क्यों केस को लटकाना चाह रहे हैं, आप बार बार तोसी लेने सुप्रीम कोर्ट पहुँच जाते हैं। जिस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि मैं तोसी नहीं मांग रहा, 10 वालियम थे और मुझे सारे पढ़कर उस पर बहस करनी थी जिसके लिए मुझे वक्त दरकार है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स में कहा कि क्या आपने अलिफ लैला की कहानियां बयान करनी है, आप इतना वक्त क्यों ले रहे हैं, पूरी कौम और अदलिया जो है वो इसमें महसूर हो चुकी है, इस केस की वजह से पूरी कौम अजाब में मुब्तला है, आप क्यों इसका ट्रायल मुकम्मल नहीं कर रहे। जिस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वक्त मुझे कम दिया गया और जो तमाम तर हकायक थे उनको पढ़ने के लिए मुझे ज़्यादा वक्त दरकार था। जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि आप जानबूझकर इस केस को लटकाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि क्या आपको इस तरह की कोई शिकायत मौसूल हुई है। जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि आप इसमें ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि मैं बिल्कुल ताखीरी हरबे इस्तेमाल नहीं कर रहा, मुझे 10 दिन दिए जाएँ, 10 दिन जो कि वर्किंग डेज़ में मुझे दिए जाएँ और मैं अपने जो दलाइल हैं और बहस मुकम्मल कर लूँगा। जिस पर अदालत ने उन्हें 17 दिसंबर शाम 4 बजे तक अपनी बहस मुकम्मल करने का हुक्म दिया है। और समाअत के अख्तिताम पर जस्टिस इजाजुल एहसन ने भी ख्वाजा हारिस से मुकालमा किया और उनसे मुखातिब होते हुए कहा कि ख्वाजा साहब आप इतना गुस्सा क्यों करते हैं। जिस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि मैं गुस्सा नहीं करता, ये तासुर गलत है कि मैं गुस्सा करता हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि खुश असलूबी से ही दोनों जो रेफरेंसेस हैं वो इख्तिताम पजीर हों और खुश असलूबी से ही इस केस का फैसला होना चाहिए। जिसके बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि हमने अब आपकी बात मान ली है और आपको भी अब चाहिए कि आप जल्द अपने दलाइल मुकम्मल करें और इस केस का जो फैसला है वो जल्द होना चाहिए। इस तरह अदालत ने 24 दिसंबर तक एहतसाब अदालत को अल अज़ीज़ी और फ्लैगशिप रेफरेंसेस दिसंबर के हवाले से दोबारा समाअत के लिए बुलाया गया। बहुत शुक्रिया अमानत। उधर आपको बताएं वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान किराए पर ली हुई बंदूक नहीं, अमेरिका की जंग बहुत लड़ ली। अब वो करेंगे जो पाकिस्तान के मुफाद में होगा। अमेरिका से चीन जैसे ताल्लुकात चाहते हैं। वज़ीर आज़म के वॉशिंगटन पोस्ट को इंटरव्यू की तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट को इंटरव्यू देते हुए कहा कि अमेरिका आप समझ ले, पाकिस्तान खरीदी हुई बंदूक नहीं, ड्रोन हमलों की इजाजत कौन दे सकता है, दोस्त दोस्त पर हमले नहीं करता। वज़ीर आज़म ने कहा कि अमेरिका से चीन जैसे ताल्लुकात चाहते हैं। अमेरिकी जंग लड़ने से माली नुकसान, कबायली इलाकों की तबाही और वकार मजरूह होता है। वाशिंगटन इस्लामाबाद के कंधों पर बंदूक रख कर चलाना छोड़ दे, आप अमेरिका के बहुत मुखालिफ हैं के सवाल के जवाब में वज़ीर आज़म ने कहा कि अगर आप अमेरिका की पॉलिसियों से इत्तेफाक नहीं करते तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अमेरिका के खिलाफ हैं। सदर ट्रंप को ट्विटर पर जवाब के बारे में कहा कि वो ट्विटर जंग नहीं थी। अमेरिकी सदर को हकायक के बारे में बताया। पाकिस्तान में तालिबान की कोई पनाहगाह नहीं। अमेरिका जल्दबाजी में अफगानिस्तान से न निकले, वहाँ अमन हमारे मुफाद में है। वज़ीर आज़म का कहना था कि IMF की कुछ शराइत अवाम के लिए मुश्किलात पैदा कर सकती हैं। अवाम के लिए फिक्रमंद हूँ, फलाही मुल्क और इंसाफ पर मबनी मुआशरा बनाना चाहता हूँ। आखिरी बार IMF से रुजू किया। सऊदी अरब, चीन और मुत्तहिदा अरब अमारात से कुछ मदद मिली है। रकम की तफसीलात हुकूमतें राज रखना चाहती हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुंबई हमलों का केस जल्द होना पाकिस्तान के मुफाद में है। मुंबई हमला दहशतगर्दी थी। सिखों के लिए करतारपुर में वीजा फ्री अमन राहदारी खोली। तवक्को है कि भारत इलेक्शन के बाद मुज़ाकरात दोबारा शुरू करेगा। और पाकिस्तान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के वज़ीर आज़म को लिखे गए खत का जवाब देने का फैसला कर लिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ारत ख़ारजा को जवाब तैयार करने की हिदायत कर दी है। पाकिस्तान अमेरिकी दरख्वास्त पर मुस्बत रद्द-ए-अमल देगा। अफगान मुफाहमती अमल में किरदार अदा करने की यकीन दहानी भी करवाई जाएगी। मज़ीद बात करते हैं बशीर चौधरी से। बशीर बताइएगा क्या फैसले किए गए खत में क्या लिखा जाएगा?
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़श्ता हफ्ते वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के नाम एक ख़त लिखा था, जिसमें अमेरिकी सदर ने पाकिस्तान से अफ़गान मुफ़ाहमती अमल में मुआवनत की दरख्वास्त की थी, जिसके जवाब में हमारे ज़राए ने ये बताया है कि हुकूमत पाकिस्तान ने भी ये फ़ैसला किया है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो जवाबी ख़त लिखा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ये ख़त जो है वो वज़ारत ख़ारजा के हवाले कर दिया है और उन्हें हिदायत भी जारी कर दी हैं कि इस ख़त का जवाब तैयार किया जाए, और इस सिलसिले में गाइडलाइंस जो हैं वो भी वज़ीर-ए-आज़म ने दे दी हैं। ज़रा ये बताते हैं कि पाकिस्तान की जानिब से अमरीकी सदर के जवाब में मुस्बत ख़त जो है वो लिखा जाएगा और मुस्बत जवाब दिया जाएगा, जिसमें एक तो अफ़गान मुफ़ाहमती अमल में मुआवनत की और ताउन की यकीन दहानी कराई जाएगी, दूसरा अमरीका को ये तजवीज़ दी जाएगी कि दोनों ममालिक के दरमियान जो स्ट्रेटजिक मुज़ाकरात का सिलसिला था उसको बहाल किया जाए, और पाकिस्तान और अमरीका का जो तिजारती और मुआशी ताउन है उसको भी बहाल किया जाए, ताकि दोनों ममालिक के दरमियान जो गलत फहमियाँ हैं, जो मिसट्रस्ट है, उसको कम किया जा सके और बेहतर ताल्लुकात की जानिब आगे बढ़ा जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया बशीर आगाह करने के लिए। उधर सुप्रीम कोर्ट में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के केस में सिंध हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी दरखास्त दायर कर दी है। हुकूमत सिंध ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि हालिया तजावुज़ात ऑपरेशन से इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है, रोज की बुनियाद पर कमाने वाले बेरोजगार हो रहे हैं। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे जफर सुमरो से। जफर सुमो बताएगा क्या दरखास्त का मतन है? जी बिल्कुल, शहर कायद में जो गैरकानूनी तजावीज़ के खिलाफ ऑपरेशन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे जारी है, उसके हवाले से आज सिंध हुकूमत के जानिब से एडवोकेट जनरल सिंध सुलेमान तालिबुद्दीन ने आज सुप्रीम कोर्ट में एक पटिशन दायर की, एक दरख्वास्त दायर की है कि इस ऑपरेशन पर नज़रसानी की जाए। उसमें सिंध हुकूमत ने यह मौक़िफ़ अपनाया है कि शहर कायद में जो गैरकानूनी तजावीज़ के खिलाफ ऑपरेशन जारी है और उसको उस पर नज़रसानी की जाए, उसको बेहतर जो नमूने से ऑपरेशन को जारी रखा जाए। जो लोग वहाँ पर जिन लोगों का दुकानें थी, जिनके घर मसमार हुए, उनको भी जो मुतबादिल ऑप्शन है वो भी सिंध हुकूमत फराहम कर रही है। ताम सिंध हुकूमत की जानिब से दरख्वास्त में ये भी मौक़िफ़ अपनाया गया है कि जिन लोगों के दुकान मसमार हुए हैं, जिनकी दुकान मसमार होने के बाद उनकी पूरी जो फैमिली है उनको मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, तो उन लोगों को जो है सिंध हुकूमत दुकान देने के लिए भी तैयार है, मगर ये है कि उनको थोड़ा टाइम दिया जाए। जिन लोगों का सिर्फ जो है सारा काम और सारा जो घर था उनके दुकानों पर चलता था, उनकी दुकानें मसमार हुई है, उनको सिंध हुकूमत ने दरख्वास्त में ये भी मौक़िफ़ अपना है कि हम उन लोगों को अपने जो है दुकानें भी फराम कर रहे हैं, ताम थोड़ा वक्त दिया जाए कि हम लोगों को जो मुतासिर हुए उनको जो है मुश्किल का सामना है, उनको मुश्किल को निकालने की भी कोशिश की जाएगी। जी सफर, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। उधर कराची सर्कुलर मंसूबे को अमली शक्ल देने की तैयारी कर ली गई है। 10 दिसंबर से रेलवे ट्रैक पर कायम तजावुज़ात खत्म करने के लिए ग्रैंड ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। 580 एकड़ जमीन पर से कब्जा खत्म भी करवाया जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। शहर कायद कराची का ड्रीम प्रोजेक्ट कराची सर्कुलर रेलवे, जमीन पर कब्जा और तजावुज़ात इसकी राह में है सबसे बड़ी रुकावट। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर शहरी इंतजामिया ने 10 दिसंबर बरोज पीर से तजावुज़ात खत्म करने के लिए ऑपरेशन की तैयारी मुकम्मल कर ली। कराची सर्कुलर रेलवे प्रोजेक्ट 43 किलोमीटर तवील है। रेलवे ट्रैक पर 22.5 किलोमीटर बालाई गुजरगाह, 4 किलोमीटर जेर जमीन, जबकि 16.5 किलोमीटर जमीनी रास्ते पर मुश्तमिल होगा। शहर भर में मजमूई तौर पर 24 बड़े मॉडल स्टेशंस कायम किए जाने हैं। ट्रेन कराची सिटी स्टेशन से अपना सफर शुरू करेगी, जिसके बाद वजीर मैंशन, लियारी, बल्दिया, शाह लतीफ साइट, मंगोपीर, हबीब बैंक, औरंगी, नॉर्थ नाज़ाबाद, लियाकताबाद, यासीनाबाद, गिलानी, नीपा, अलादीन पार्क, हिल व्यू, ब्रिग रोड, कारसाज, मलिर हॉल्ट, शहीद मिल्लत, चनेसर हॉल्ट, नेवल स्टेट, कैंटोनमेंट बोर्ड और डॉक से होती हुई दोबारा सिटी स्टेशन पर सफर इख्तिताम पजीर करेगी। ट्रैक का दूसरा हिस्सा ड्रिग रोड से शुरू होगा, जो ड्रिग कॉलोनी, स्टार गेट और मलिर हॉल्ट से होते हुए लांडी तक जाएगा। शहर में रेलवे ट्रैक के अतराफ में मजमूई तौर पर 580 एकड़ जमीन पर कब्जा है, जिसकी मालियत अरबों रुपए है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और वेस्ट में मुख्तलिफ मकामात पर कब्जों के बाइस ट्रैक का वजूद ही खत्म हो चुका है। रेलवे हुक्काम कहते हैं कि सर्कुलर रेलवे पर काम मुकम्मल करने के लिए कम अज कम 4 साल का अरसा दरकार है। उधर शहर कायद में तजावुज़ात के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन जारी है। दूसरे मरहले में अगले हफ्ते से कराची सर्कुलर रेलवे से तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। इस वक्त कराची सर्कुलर रेलवे की कुल कितनी अराजी पर कब्जा है और इसके अलावा ट्रैक और रेलवे स्टेशन की हालत क्या है, जानेंगे हमारे नुमाइंदे हसन अब्बास और हबीब खान से। सबसे पहले चलते हैं हसन अब्बास की जानिब, जो इस वक्त लियाकताबाद में मौजूद हैं। हसन अब्बास, बताइएगा कराची में KCR की कुल कितनी जमीन है जिस पर कब्जा हुआ है और कितने स्टेशन हैं और उनकी हालत कैसी है? जी देखिए, इस टाइम हम आपको लियाकताबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं। कराची सर्कुलर रेलवे पे
पीर के रोज़ से ऑपरेशन शुरू किया जाएगा, यानी कि 10 तारीख से डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल की जानिब से जो है वो रेलवे हुक्काम को मशीनरी मुहैया करने के लिए ख़त भी लिख दिया गया है। और साथ साथ अगर हम बात करें रेलवे ट्रैक पे तजावज़ात के हवाले से, तो तकरीबन 43 किलोमीटर का ये ट्रैक है और जिस पे 21 किलोमीटर रेलवे ट्रैक के ऊपर तजावज़ात कायम है। जब हमारी बात हुई दीगर आला हुक्काम से, तो उनका ये कहना था कि तमाम तरह इंक्रोचमेंट को जो है वो रिमूव किया जाएगा और उसके ऊपर जो है वो हिकमत अमली बनाई जा रही है। साथ ही साथ अगर हम बात करें रेलवे स्टेशन की हालात की, तो मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो आपको कैमरा पैन करके दिखाए कि किस तरीके से ये रेलवे स्टेशन वीरान पड़े हुए हैं। यहाँ पे जो है वो मंशियात के आदी अफराद अक्सर हमें दिखाई देते हैं कहीं ना कहीं बैठे हुए। उसके अलावा अगर हम तजावज़ात के हवाले से बात करें, तो यहाँ पे आप रेलवे ट्रैक के अतराफ़ में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे झोपड़ियाँ कायम हैं, आगे की जानिब जो है वो मकानात भी बने हुए हैं। साथ ही साथ अगर हम रेलवे ट्रैक के हवाले से बात करें, तो रेलवे ट्रैक बिल्कुल ना होने के बराबर दिखाई देता है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से इस ऑपरेशन का आगाज़ किया जाएगा। लियाकताबाद और गुलबर्ग से पीर की रोज़ पुलिस रेंजर्स को भी जो है वो डीसी सेंट्रल की जानिब से ख़त लिखा गया है और आहिस्ता आहिस्ता इस ऑपरेशन का दायरा वसी किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के बाद डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, फिर वेस्ट और आगे की जानिब जो है बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा मज़ीद जो है डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के इलाके में हमारे नुमाइंदे हबीब खान मौजूद हैं, वो आपको आगे की तफसीलात से आगाह करेंगे। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुलशन इकबाल के एरिया में, और ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके तो ये सर्कुलर रेलवे का ट्रैक है जिस पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। और इस ट्रैक को जो है सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक इस ट्रैक पर जितने भी कायम तजावुज़ात हैं और जो कचरा कुंडी वगैरह उनसे सफाया करवाना है, तो ये रेलवे ट्रैक इस वक्त आप देख सकते हैं। और ट्रैक के ऊपर जो है वो फर्नीचर मार्केट वालों का जो कबाड़ है, इसके अलावा घास फूस है, झाड़ियाँ हैं और दरख्त हैं, तो वो भरपूर तरीके से रेलवे ट्रैक के ऊपर ही मौजूद है। कचरा और साथ ही साथ कुछ गाय भैंसे हैं जो वो रेलवे स्टेशन और रेलवे ट्रैक दोनों पर मौजूद है। तो इस सब के हवाले से ही जो है सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक जो सर्कुलर रेलवे पे तजावुज़ात का जो ऑपरेशन का आगाज़ किया जाएगा, उसमें बाकायदा तौर पर इन सब चीज़ों को, इन हिस्सों को जो है वो उसका बाकायदा सफाया किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात हैं उसके मुताबिक सर्कुलर रेलवे जो है वो बहाल की जाएगी इन्हीं ट्रैक्स के ऊपर। जी शेख हबीब और हसन अब्बास दोनों का बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कराची में शारा पाकिस्तान पर करीमाबाद के करीब कायम पुल खस्ता हाली का शिकार हो चुका है। पुल के जड़ों को मिलाने वाला हिस्सा कमज़ोर होने के बायस वहां ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही है। वहां पर मजीद सूरत हाल क्या जानेंगे समीन आवाज़। समीन बताएगा ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है, सूरत हाल क्या है? करीमाबाद लियाकताबाद फ्लाईओवर के ऊपर मौजूद हैं और ये वो मशहूर फ्लाईओवर है जहां पर अक्सर व बेशतर तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज अपना पावर शो का मुजाहरा कर रही होती हैं, सियासी क़ुव्वत का यहाँ पर मुजाहरा किया जा रहा होता है। लेकिन इस पुल की खस्ता हाली का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आप पीछे मेरे मैग्नेटिक जॉइंट जो देख रहे हैं, ये खस्ता हाली की वजह से इसमें से तमाम तर इसका मसाला झड़ चुका था, जिसकी वजह से हादसात का सबब बन रहा था ये मैग्नेटिक जॉइंट। और यहाँ से गुजरने वाली तमाम तर गाड़ियाँ, बिलखुसूस जो बाइक राइडर्स होते हैं, जो रिक्शा ड्राइवर्स होते हैं, उन लोगों को खासी दुश्वारी का सामना था और अक्सर व बेशतर हादसात रोनुमा हो रहे थे। इस वक्त भी पुल की सूरत हाल ये है कि यहाँ पर जब हैवी ट्रैफिक गुजरता है, जो इसकी जो अलाउ किया हुआ है इसके ऊपर से गुजरने के लिए, वो यकीनन ख़तरे का सबब बन सकता है, क्योंकि इस हैवी ट्रैफिक के गुजरने की वजह से वो दिए गए वज़न से ज़्यादा वज़न रखते हैं और वो ज़्यादा वज़न की वजह से पुल जो है वो बाकायदा हिल रहा है। जर्क्स इस पर हो रहे हैं जब हैवी ट्रैफिक ट्रक्स की सूरत में, बसेस की सूरत में और लोडेड ट्रक्स बिलखुसूस जब गुजर रहे होते हैं, तो बाकायदा इस पुल के ऊपर आप हिलना महसूस कर सकते हैं और ये हिल रहा होता है, जो कि आइंदा आने वाले दिनों में किसी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। पब्लिक का ये कहना है, लोगों का ये कहना है कि जिस तरह से कोई वाली वारिस नज़र नहीं आता इस तमाम तर पुल की खस्ता हाली को मुरम्मत करने के लिए, इसी तरह से इस चीज़ के ऊपर भी बिलखुसूस नोटिस लेना चाहिए कि वो ट्रैफिक पुलिस अहलकार, वो तमाम तर ट्रैफिक कॉन्स्टेबल्स जो सड़कों के ऊपर मौजूद होते हैं, वो किस तरह से अलाउ कर रहे हैं इस हैवी ट्रैफिक को इस ब्रिज के ऊपर से गुजरने के लिए, जो कि इतना खस्ता हाली का शिकार हो चुका है कि जब इस पर से गाड़ियाँ गुजरती हैं तो ये बाकायदा हिल रहा होता है और किसी भी सबब ऐसा लगता है किसी भी वक्त जो है ये खुदा न खास्ता मुनहदिम हो जाएगा, गिर जाएगा और कोई बड़ा हादसा रोनुमा हो जाएगा। लिहाजा गुजारिश है बाब इख्तियार से कि थोड़ा इस जानिब नोटिस लें और आवाम को किसी मुमकिन हादसे से बचाया जा सके। ठीक है, शुक्रिया समीन आगाह करने के लिए। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। जिनका कहना है कि आम आदमी सुप्रीम कोर्ट की कारकर्दगी से खुश है। मीडिया पर कोई पाबंदी नहीं है, पीटीवी को बाइख्तियार बना दिया है। दोहरी शरीयत वालों के लिए वज़ीर आज़म हाउस में खुसूसी सेल बना रहे हैं।
वज़ीर इत्तलात दौरा बरतानिया पर हैं। जनूबी एशियाई और पाकिस्तानी तलबा सोसाइटी की दावत पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पहुंचे। फवाद चौधरी ने तलबा के सवालात के जवाब दिए। What about, like, is there going to be some legislation in terms of helping foreign Pakistani dual nationals? Very, very important question, but very relevant question. We have actually, there is only one bar on overseas Pakistanis, on the dual national Pakistanis, not on overseas Pakistanis, that they can't contest for the parliament. Rest, they are eligible for every job and everything. वज़ीर इत्तलात ने कहा मीडिया पर सेंसरशिप की अफवाहें करप्ट माफिया फैला रहा है। पीटीवी पर हुकूमत से ज्यादा अपोजिशन को कवरेज मिल रही है। सीपैक पर 46 अरब डॉलर की सरमाकारी हो रही है। यूरोपीय और अमरीकी कंपनियां भी सीपैक में सरमाकारी करना चाहती हैं। दोहरी शहरियत वाले सिर्फ इलेक्शन नहीं लड़ सकते, बाकी हर शोबे में खुशामदीद कहते हैं। जल्द वज़ीर आज़म हाउस में खुसूसी सेल बना रहे हैं जहाँ ओवरसीज पाकिस्तानीज बराह रास्त मुलाजमत और तलबा इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो we need to understand what is this CPAC. CPAC is $46 billion Chinese investment. Out of this $46 billion, $36 billion is actually energy plants. We are trying to be, we have just, through the Supreme Court, overseas Pakistanis and dual nationals have been allowed to vote in Pakistan from their own country. They were always allowed to vote by going to their constituencies, but now they can vote even from abroad, which is obviously a leap forward. Because when the politicians would need to vote, they will act more sympathetically towards the voter. फवाद चौधरी ने कहा आम आदमी सुप्रीम कोर्ट की कारकर्दगी पर खुश है। माजी में आर्टिकल 183 का गलत इस्तेमाल हुआ। तमाम सियासी जमातें तरमीम के लिए इकट्ठी हो जाएं। नाइकोब की शर्त मशरक़ वस्ता के लिए खत्म की। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी बगैर शनाख्ती दस्तावेजात, वीजा, सफर और शनाख्ती कार्ड पर ही वोट का हक इस्तेमाल कर सकते हैं। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मानवीवाला ने वज़ीर इत्तलात पर पाबंदी लगाने के चेयरमैन सेनेट के इक़दाम की मुखालिफत कर दी है। सलीम मानवीवाला का कहना है कि वज़ीर इत्तलात समेत किसी के भी सेनेट में दाखिले पर पाबंदी को अच्छा नहीं समझता। किसी पर भी सेनेट में आने पर पाबंदी लगाने के फैसले से इत्तेफाक नहीं करता। हम सब पार्लियामेंटेरियंस हैं और हमें किसी के दाखिले पर पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। डिप्टी चेयरमैन सेनेट का कहना था कि चेयरमैन सेनेट से कोई इख्तलाफात नहीं है। चेयरमैन सेनेट की तब्दीली 2 जमातों का सियासी फैसला होगा। मैं तो इसको अच्छा नहीं समझता कि किसी पे भी पाबंदी लगे सेनेट में आने, क्योंकि वी आर ऑल पार्लियामेंटेरियंस और हमें किसी पे पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। कुछ सेनेट में एक्चुअली एटमॉस्फेयर कुछ हफ्ते से जिससे ख़राब हुआ था, उसमें मुशाहिदुल्लाह साहब जो हमारे पार्लियामेंट्री लीडर हैं PMLN के, उन्होंने कोई बातें की, उसके बाद इन्होंने आके जवाब दिया और वो कुछ मामला मेरी नज़र में हद से बढ़ गया। मैं नहीं समझता कि किसी को सेनेट में आने से बैन करना चाहिए, बट आई थिंक फवाद चौधरी साहब से हम बात करेंगे और उनको समझाएंगे और वो आएंगे सेनेट में, मुझे पूरी उम्मीद है। दूसरी जानिब सूबाई वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान ने पंजाब असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की और कहा कि साद रफीक ने 2000 में पैरागॉन सोसाइटी शुरू की। मुशर्रफ से डील के बगैर ये कैसे हो सकता है? ख्वाजा साद को शर्म के मारे मीडिया पर नहीं आना चाहिए। 18 साल से सुन रहे हैं कि हम आमरों से टकराए। उधर कैसमीन बट वादा माफ गवाह बन गए। उन्होंने बड़े बड़े इंकशाफात भी किए हैं। के अंदर पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी, उसकी इन्होंने बुनियाद डाली और 2005 और 6 के अंदर वो पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी रजिस्टर्ड होकर अपने मेराज ऊला पे फाइज हुई। मियाँ नवाज शरीफ साहब और मियाँ शहबाज शरीफ साहब हथकड़ियाँ पहने पेशियाँ भुगत रहे होते थे और ये साहब बहादुर और उसका भाई वो परवेज मुशर्रफ से अंडर हैंड डील करके अपनी 200, 300, 400 कनाल खरीद कर अपनी पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी की बुनियाद डाल रहे थे। पिछले 18 साल से हम इनकी कुड़ सुन रहे हैं कि जमहूरियत के लिए हमने ये कुर्बानियाँ दी, अमरीत के ख़िलाफ़ हमने जाने कुर्बान की, अमरीत के ख़िलाफ़ हम सीना तान के खड़े हुए, फौजी अमरीत से हम टकराए, फौजी अमरीत के लिए हमने कारोबार तबाह किए। आज पूरी पाकिस्तानी कौम ये जान ले वो जो वादा माफ गवाह कैसर अमीन बट बना है और उसने जो इंकशाफात किए हैं जो हमें पहले से पता थे। उधर IMF ने पाकिस्तान को कर्ज मंजूरी की दरखास्त पर मस्बत रद्दअमल का इजहार कर दिया है। पाकिस्तान ने IMF को 15 जनवरी तक कर्ज की मंजूरी की दरखास्त कर दी है। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे वकास अजीम से। वकास बताएगा क्या चांसेस हैं कि IMF से 15 जनवरी तक कर्ज मिल जाएगा?
IMF के दरमियान मुज़ाकरात बहाल हुए हैं और इस मरतबा दोनों जो फ़रीक़ैन हैं इनके दरमियान वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए रब्ता हुआ है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर और IMF के मिशन के सरबराह हैरल्ड फिंगर के दरमियान जो वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें पाकिस्तान ने दरख्वास्त की है कि 15 जनवरी को IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में उसकी पाकिस्तान के जो कर्जे की दरख्वास्त है इसको मंजूर कर लिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान ने IMF की चंद शराइत पर अमल दरामद किया है। ख़ासतौर पर पाकिस्तान ने अपनी करेंसी को डीवैल्यू किया है और इसके साथ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें भी इजाफा किया है। IMF का ये कहना है कि पाकिस्तान को अभी मज़ीद जो शराइत हैं उनके ऊपर अमल दरामद करना होगा। ख़ासतौर पर बिजली और गैस की कीमतों के हवाले से अभी भी IMF का ये मुतालबा है कि इसमें इनकी कीमतों में इजाफा किया जाए। ताहम ज़राए का ये कहना है कि इस मरतबा IMF ने मस्बत रद्द-ए-अमल का इजहार किया है और पाकिस्तान ये उम्मीद कर रहा है कि 15 जनवरी के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में पाकिस्तान के कर्जे की दरख्वास्त ठीक है। वकास अपडेट करने के लिए शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में चकवाल में रेलवे ट्रैक की फरोख्त और कब्जे से मुताल्लिक केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद को नोटिस जारी कर दिया है। अदालत ने शेख रशीद को 24 दिसंबर को जाती हैसियत में तलब किया है। मजीद बात करेंगे अमानत गशकोरी से। अमानत बताया कि शेख रशीद को जाती हैसियत में तलब किया गया, क्या तफसील है इसकी? जी बिल्कुल, ये चकवाल में रेलवे ट्रैक की फ़रोख्त और कब्ज़े का मामला था जिसकी सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है और अदालत ने वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद को नोटिस जारी कर दिया है और 24 दिसंबर को उनको ज़ाती हैसियत में तलब किया गया है। केस की समाअत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस्तफसार किया कि रेलवे की जानिब से कौन पेश हुआ है, जिस पर रेलवे हुकाम अदालत में मौजूद नहीं थे और चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से बरहमी का इजहार किया गया कि रेलवे हुकाम क्यों अदालत में पेश नहीं हुए। कुछ देर बाद रेलवे के जो डेप्टी सुप्रीडेंट थे वो अदालत में पेश हुए और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने उनसे इस्तफसार किया कि जी बताएं क्या तफसीलात हैं, क्या आपने कार्रवाई की है, क्या रिकॉर्ड आपने इकट्ठा किया है, जिस पर उन्होंने अदालत को चंद मालूमात दी। लेकिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने उन पर इजहार बरहमी किया और कहा कि अदालत को आप मुतमईन नहीं कर रहे, हम आपके वजीर को ही बुला लेते हैं, वो ही आकर यहाँ पर अदालत में वजाहत पेश करें और बताएं कि उन्होंने क्या किया जो रेलवे ट्रैक पर कब्जा किया गया था और उसकी फ़रोख्त की गई थी। जिसके बाद अदालत ने शेख रशीद अहमद जो कि वफाकी वजीर रेलवे हैं उनको नोटिस जारी कर दिया है और ज़ाती हैसियत में उनको 24 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर वजाहत देने का हुक्म दिया गया है। जी ठीक है, शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। यही नहीं, खबरें और भी हैं मगर शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ ब्रेक के बाद आपको बताएंगे पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाई। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई करते हुए 2100 किलो नाकिस गोश्त और 71,000 खराब अंडे बरामद किए हैं। लाहौर में बक्कर मंडी के करीब गैर कानूनी मजबा खाने से 2100 किलो नाकिस गोश्त बरामद किया गया है, जबकि आपको ये भी बताएं कि रियासत एक स्टोरेज से 71,000 खराब अंडे भी बरामद किए गए हैं। नाकिस ऑयल के इस्तेमाल पर जो है वो एक फैक्ट्री को सील भी कर दिया है। शकील सन्स बताया जाता है इनका नाम और इनको जो है वो सील कर दिया गया है। तो ये कार्रवाई की है PFA ने। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में छापामार कार्रवाइयाँ जारी हैं और ख़बर ये आ रही है कि 2100 किलो नाकिस गोश्त और 71,000 खराब अंडे जो हैं वो भी तलब किए गए हैं, जबकि उसके साथ साथ लाहौर में बकर मंडी के करीब भी कार्रवाई की गई है और गैर कानूनी मजबा खाने से 2100 किलो नाकिस गोश्त बरामद हुआ है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि दादू में डेप्यूटी कमिश्नर आपको बताएं कि राजा शाह जमान की सिक्योरिटी पर मामूल पुलिस मोबाइल को जो है वो राशन लाने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा है। 24 न्यूज़ ने इसकी फुटेज हासिल कर ली है। जी बिल्कुल, ये मनाजिर भी देख सकते हैं। फुटेज में पुलिस की वैन में राशन ले जाते हुए देखा जा सकता है। तो पुलिस की वैन जो है वो घरेलू सामान लाने के लिए इस्तेमाल हो रही है और ये फुटेज में भी देखा जा सकता है कि दादू में ये वाक़ा पेश आया। डिप्टी कमिश्नर दादू राजा शाह जमान की सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस मोबाइल को राशन लाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। फुटेज जो है वो 24 न्यूज़ ने हासिल की और ये आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। फुटेज में पुलिस की वैन में राशन ले जाते हुए साफ देखा जा सकता है। फुटेज 24 न्यूज़ की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं और आपको बताएं कि दादू में ये वाक़या पेश आया है, जहां पर डेप्यूटी कमिश्नर दादू राजा शाह जमान की सिक्योरिटी पर मामूर ये पुलिस मोबाइल है जिसको राशन लाने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। 24 न्यूज़ ने इसकी फुटेज हासिल कर ली है जो आप देख भी सकते हैं और देख ही सकते हैं कि पुलिस की ये वैन जो है
है वो राशन ले जा रही है और जिस काम के लिए इस वैन को इस्तेमाल किया जाना था, यानी चोरों को, डाकुओं को पकड़ने के लिए, उस काम के लिए तो ये इस्तेमाल नहीं हो रही, अलबत्ता राशन के लिए इस्तेमाल ज़रूर हो रही है। उधर हुकूमत की जानिब से पाबंदी के बावजूद बहावलपुर के मेडिकल स्टोर्स पर स्प्रिट की फरोख्त धड़ल्ले से जारी है। 24 न्यूज ने गैर कानूनी धंधे से पर्दा भी उठा दिया है। मौसर मुल्क की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान में खुलेआम सिगरेट की खरीदो फरोख्त और इस्तेमाल पर पाबंदी है, लेकिन इसके बावजूद सिगरेट खुलेआम फरोख्त होता दिखाई दे रहा है। हम करेंगे आज इसके ऊपर स्टिंग ऑपरेशन, आइए हमारे साथ चलिए। बहावलपुर में मेडिकल स्टोर मालकान माल के लालच में अंधे हो गए। सिगरेट की फरोख्त धड़ल्ले से जारी है। मेडिकल स्टोर मालकान डॉक्टर के नुस्खे के बगैर सिगरेट फरोख्त करने में मसरूफ हैं। रोही ने किया खुफिया कैमरे से इस धंधे को बेनकाब, जरा आप भी देखिए। वैसे तो क्वांटिटी में मतलब आप तो सेल कर रहे हैं ना, आपको तो सेल से मतलब है ना, जितने भी मुझे चाहिए मुझे क्वांटिटी मिल जाएगी ना भाई। ऑब्वियसली किसी ना किसी चीज़ के लिए चाहिए होगी ना, ऐसे ही है ना। वैसे भी किसी यूज़ के लिए भाई ये पट्टी लेके जा रहा हूँ, ये लेके जा रहा हूँ, कोई ना कोई मकसद ही होगा ना। मिल जाएगी जितने भी क्वांटिटी चाहिए। चलें, शुक्रिया भाईजान। ये शहर की मरकजी मेडिसिन मार्केट है, जहां आपको जितना सिगरेट चाहिए पैसे दो और ले जाओ। खुफिया कैमरे से तो हम मेडिकल स्टोर से सिगरेट बआसानी लेते रहे, लेकिन जब ये ऑपरेशन इन मेडिकल स्टोर्स पर कैमरे के साथ किया तो आप खुद ही देख लीजिए। अस्सलाम वालेकुम यार, सिगरेट मिल जाएगा? हाँ, कैमरे के सामने नहीं दे रहे हैं या वैसे नहीं देते? तो दे देते हैं, नहीं तो दे देते हैं। अफसोस की बात तो ये है कि मेडिकल स्टोर्स पर हसास अद्वियात फरोख्त करने वाले मुलाजमीन नॉन क्वालिफाइड हैं, जो कुछ भी किसी को भी दे देते हैं। बहावलपुर शहर भर में सिगरेट खुलेआम फरोख्त हो रहा है और इसके ऊपर कानून होने के बावजूद कोई इम्प्लीमेंटेशन दिखाई नहीं दे रही। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद मौसम की बात करते हैं। महकमा मौसमियात ने 10 दिसंबर से बारिशों की खुशखबरी सुना दी है। डायरेक्टर महकमा मौसमियात खालिद महमूद मलिक का कहना है कि 2 दिन बाद बारिशों का नया सिलसिला पाकिस्तान में दाखिल होगा, जिससे कराची समेत मुल्क के वस्ती इलाकों में बारिशें होंगी। मजीद जानते हैं नुमाइंदा 24 न्यूज़ रोजीना अली से, जो इस वक्त महकमा वक्त मौसमियात में ही मौजूद हैं। जी बताइएगा रोजीना, मौसम कैसा रहेगा? सर्दी तो है लेकिन खुश्क सर्दी का मौसम चल रहा है, बारिशें अभी तक नहीं हो रही। बारिशें कब मुतवक्के हैं, जानते हैं डायरेक्टर महकमा मौसमियात खालिद महमूद मलिक साहब से। खालिद साहब बताइएगा, बारिशें कब होनी है इस्लामाबाद में, कब एक नया सिलसिला आ रहा है? खुशखबरी ज़रूर है कि इंशाल्लाह 2 दिन के बाद एक अच्छा वेदर सिस्टम आ रहा है, जो कि केपी के तमाम डिवीजन्स, पंजाब के तमाम डिवीजन्स, कश्मीर और जीबी में जो है वो अच्छी रेन देगा। और उसके अलावा कराची में भी रेन एक्सपेक्टेड है इंशाल्लाह 10 तारीख को। 9 तारीख की शाम को क्लाउड्स आ जाएंगे पंजाब के एरियाज़ में, और वो कोयटा और जो वेस्टर्न बॉर्डर है पाकिस्तान का, वहाँ से एंटर होंगे। और फिर ये तकरीबन 10 तारीख भी रहेगा और 11 तारीख के शाम तक ये सिलसिला चलता रहेगा। मरी में एक्सपेक्टेड है कि इंशाल्लाह जो है इसके साथ थोड़ी सी स्नोफॉल हो जाए, शायद इतनी ज़्यादा अच्छी ना हो लेकिन स्नोफॉल हो सकती है मंडे वाले दिन इंशाल्लाह। लास्ट 15 डेज़ है, उसमें 2 से 3 स्पेल एक्सपेक्टेड है इंशाल्लाह। इस दफ़ा उम्मीद है कि जो आपका दिसंबर है वो वेट जाएगा। ठीक है, शुक्रिया रोजीना, आपने हमें आगाह किया। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो सब तक के लिए इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे मजीद खबरों के साथ।